बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतिशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि वो बच्चे जो हमें सिग्नल्स पर, चौक चौराहों पर भीख मांगते हुए नज़र आते हैं, वो बच्चे जो हमें रोड्स पर चीज़ें बेचते हुए नज़र आते हैं, और वो तकरीबन 8 से 10 साल की एज के मोस्टली वो बच्चे होते हैं। उन बच्चों को जब एक इदारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अपने पास लाता है तो उसको आगे किस तरह ट्रीट किया जा रहा होता है, किस तरह जो है वो उसको एजुकेशन की बात हो, उसकी सेहत की बात हो, उसके खाने पीने की बात हो, उसके रहने की बात हो, उसकी गेम्स की बात हो, किस तरह उनको लेकर चला जा रहा होता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ऐसे बच्चे भी आते हैं कि जिनको अनफॉर्चुनेटली उनके पेरेंट्स ओन करने के लिए जो है वो तैयार नहीं होते। और बाज़ औक़ात हमने ये चीज़ें देखी हैं कि ख़ास तौर पर बेगर्स जो होते हैं, जो बच्चों को ज़बरदस्ती जो है वो भीख मंगवाने पर मजबूर करते हैं, उन बच्चों को भी यहाँ पर लाया जाता है और बाकायदा बेहतर अंदाज से उन्हें लेकर चलने की कोशिश की जाती है। हम कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जो जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है वो आपके सामने। तो टीम फील्ड में जाती है ख़ास तौर पर उन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए जो बाज़ औक़ात हमें भिखारियों की सूरत में जो है वो रोड्स पर नज़र आ रहे होते हैं, जो कचरा वगैरह उठा रहे होते हैं, या उनको और जो है वो मसाइल का सामना होता है। उन बच्चों को जो है वो टीम यहाँ पर लेकर जो है वो पहुँची है, जिसमें बाकायदा जो है वो पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद होता है, बाकायदा टीम के मेंबरान भी इसमें जो है वो मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो टीम है वो आई है। कोशिश ये की जा रही होती है कि ये बच्चे जो जिस तरह आप कह लें कि वो लेबर में के उसमें आते हैं क्राइटेरिया में, या उनको जो है वो बाज़ारों पर या चौक चौराहों पर जो है वो भीख मांगते हुए नज़र आते हैं, उनका जो है वो ख़ात्मा उस चीज़ में जो है वो यकीनी बनाया जा सके। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि एक बच्चे ने बाकायदा जो है वो हाथ में कोई चीज़ बेचने के लिए जो है वो उठाई हुई है, उसके साथ एक और बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है। और ये इंश्योर किया जा रहा होता है कि ऐसे बच्चों को जिनकी एज पढ़ने की होती है, जिनकी एज जो है वो हाथ में किताबें थामने की होती है, इस उम्र में जो है वो बच्चों के हाथ में जो है वो कशकौल ना थमाए जाएं भीख मांगने के लिए। इस उम्र में जो है वो बच्चों के हाथ में जो है वो इस तरह की चीज़ें ना थमाई जाएं कि इनका मुस्तकबिल, जो इनकी एक पढ़ाई की उम्र है, जो इनकी एक खेल कूद की उम्र है, वो इन चीज़ों में जो है वो गुजर जाए। मैं कोशिश करूँगा कि जो मैडम थी इनसे मैं बात करूँ। मैडम बताइएगा, इनको कहाँ से जो है वो रेस्क्यू किया गया है? इनमें से एक बच्चा जो है वो हमने रेस्क्यू किया है सरगोदा रोड से। वो वहाँ पर एग पिकिंग कर रहा था, और एक बच्चा जो है अलाइड मोड़ के पास के पतीसा बेच रहा था, और वो चौक के दरमियान में जो है ना वो पतीसा बेच रहा था। अच्छा, वहाँ से जो है वो इनको रेस्क्यू किया गया है। अब इनका फर्दर आगे प्रोसेस क्या होगा? जब यहाँ पर एक बच्चा आता है, जिस तरह इसको जो है वो हम चाइल्ड लेबर के ही ज़ुमरे में जो है वो इसको शुमार करेंगे। अब यहाँ पर जब ये बच्चा आ गया तो उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या हो? इसकी इमीडिएटली जो है विदिन 24 आवर कोर्ट से कस्टडी ली जाएगी। उसके बाद जो है बच्चे को यहाँ पे जो है वो बोर्डिंग की, मेडिकल की और स्कूलिंग की जो है ना वो फैसिलिटी दी जाएगी। यहाँ पर जो है वो दी जाएगी। ये चीज़ें देखिए, ये मासूम बच्चे हैं जिनके हाथों में जो है वो किताब कलम के टाइम में जो है वो ये चीज़ें थमा दी जाती हैं, और इनको जो है वो महज चंद रुपए फाइनेंशियल, चंद रुपए कमाने की खातिर जो है वो इन्हें सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। मैं कोशिश करूँगा, चूँकि अभी ये बच्चा थोड़ा सा घबराया हुआ मुझे लग रहा है, मैं इससे बात भी करूँगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? सजावल। अच्छा सजावल, ये क्या कर रहे हो बेटा, कितने अरसे से कर रहे हो? इधर नोटपुर से लेता है हमारा गाड़ी, इधर जाना वाले रोड में मखुआने। ठीक है। यहाँ पे इधर से लेके सेल करते हैं। अच्छा, वहाँ पर ये लेके कर रही हो, कितने टाइम से बेटा कर रहे हो? ये हम कोई 2-3 महीने के करते हैं, पहला भी एक आया था इधर। अच्छा अच्छा, ये सजावल बेटा मुझे एक बात बताओ, कोई कहता है आपको या कोई ज़बरदस्ती ये चीज़ आपसे करवाता है, या क्या ये हो रहा होता है, या मजबूरियाँ इसलिए कर रहे हो बेटा? नहीं, हमने भाई की शादी से ना, तो हमने बैंक से पैसा लिया था। अभी फिर पापा का कौन सा काम करता था किसी का, मैं मिस्त्री हूँ, उसकी कभी नहीं लगती है कभी नहीं लगती। ठीक है। इतने 500-700 रुपये 800 रुपये मिल जाता है, अच्छा, फिर इसलिए हम काम करते हैं। इसलिए काम करते हो, यानी वो भाई की शादी के लिए बैंक से कर्ज उठाया, अब उसको वापस करने के लिए जो है वो आप ये सारी कुछ मेहनत मजदूरी कर रहे हो। हाँ। अच्छा, ये चीज़ आप देखिएगा, इस बच्चे की स्टोरी देखिए कि इस एज में, जहाँ पर इसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा भी 8 साल होगी, 9 साल होगी, उस एज में ये बच्चा घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले कितना दब चुका है, और वो ये बात कह रहा है कि मेरे भाई की शादी हमने की, और जो हमने कर्ज़ बैंक से उठाया वो रिटर्न करना है, और मेरा बाप की भी जो है वो उसमें दिहाड़ी प्रॉपर रोज़ाना नहीं लग रही, 2-3 महीनों से मुझे जो है वो ये काम करना पड़ रहा है। बेटा वैसे पढ़ाई का शौक, रो नहीं बेटा, कोई कुछ भी आपको, कोई भी कुछ नहीं कहेगा आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा, कोई कुछ भी आपको नहीं कहेगा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। वैसे पढ़ने का शौक़ है यहाँ पर?
हम इधर इधर कौन था ना, इधर हम उधर अपने गांव पे पढ़ते थे स्कूल में। अभी उधर से जब मैंने कर्जा देना था उधर से हट दिया। फिर मैं एक काम पे लगा हुआ था, उधर काम करता था मोटरसाइकिल का, जहाँ पे हमने फिर मेरा पापा के भी देर नहीं लगती, मैं फिर इधर गली में भेजा, फेरी का काम करने लगा, किराए पे नहीं थी। ये चीज़ें फिर आप यहाँ पर जो है वो बेचते हैं गली मोहल्ले में जाकर। रोने की ज़रूरत नहीं है बेटा, अंदर आप बाकी भी आपके अंदर वो दोस्त भाई अंदर सारे बैठे हैं, वो भी बड़े मज़े से यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी किस्म की कोई मसला नहीं है बेटा, रोने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप पढ़ोगे, शौक़ है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने का? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये इस वक्त एक चेहरा हमारे सामने था, ये एक दास्तां हमारे सामने थी। खुदारा जब वालिदैन कोई भी घर का फ़ैसला ले रहे होते हैं, वो एक चीज़ को यकीनी बनाया ज़रूर करें कि उनके उन फ़ैसलों का खुमियासा जो है वो उनके बच्चों को ना भुगतना पड़े। अब इसकी 9 साल 8 साल जो है वो इस बेचारे बच्चे की उम्र है, और घर की ज़िम्मेदारियों के बोझ में ये इतना दब चुका है कि जिस उम्र में इसके हाथ में जो है वो कलम होनी चाहिए थी, जिस उम्र में इसके हाथ में जो है वो किताब होनी चाहिए थी, उस उम्र में जो है वो ज़िम्मेदारियों के बोझ ने इसके हाथों में ऐसी चीज़ें पकड़ा दी हैं जो ये गली मोहल्ले में जो है वो बेचता है। बहरहाल सजावल बेटा, आओ मेरे साथ, यहाँ पर हम आगे भी बढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की कोई जो है वो आपको परेशानी नहीं होगी। और फिर ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें इंश्योर करा रहा होता है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से फिर ट्रीट किया जाए, प्रॉपर तरीके से रखा जाए और सारे मामलात को जो है वो आगे बढ़कर चलाया जाए। बहरहाल सजावल जैसे कई बच्चे जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जिनकी दास्तान, जिनकी कहानियाँ जिससे जो है वो मिलती जुलती हैं। आगे भी बढ़ेंगे, ये दास्तान कहानी आपके सामने रखेंगे और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में किस तरह जब बच्चा आता है उसको लाया जा रहा होता है, रखा जा रहा होता है। आगे भी हमारे साथ स्टाफ होगा, यहाँ की हेड होंगी, उनसे बात करें। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये एक बड़ा टफ स्टेज होता है किसी भी बच्चे के लिए, जब उसको फैमिली अपने से जुदा कर रही होती है या वो इन केस जो है वो फैमिली से जुदा हो रहा होता है मजबूरी के तहत, किसी भी रीज़न के तहत जब वो जुदा होता है तो ये सबसे ज़्यादा उसके लिए जो है वो एक मुश्किल स्टेज होती है। वहीं पर जो हालात सिचुएशन बनती हैं, अब जिस तरह जो इससे पहले हमने ब्रेक की तो हमने आपको एक ऐसा दास्तान किस्सा सुनाया कि जिस बच्चे को जो है वो माँ भी ओन करने को तैयार नहीं है, बाप भी ओन करने को तैयार नहीं है, और एक ऐसी एज में जिसमें बच्चे की उम्र 10 साल है, 12 साल है और वो मैच्योर भी नहीं है। तो ये चीज़ें उसके जहन पर जो है वो बहुत मनफी असरात मरतब करती हैं। बच्चे जो है वो ज़हनी तौर पर डिप्रेशन, एंजाइटी का भी शिकार होते हैं। एक किस तरह प्रोसेस के तहत पूरे उस बच्चे को उस ट्रॉमा से निकाला जाता है, वो ट्रॉमा जो वो झेल के आ रहा होता है उसको कैसे उससे निकाला जाता है, किन किन स्टेजेस से उसको गुजारा जाता है और किस तरह उसको नॉर्मलाइज़ किया जाता है, ये सारी बातें जानेंगे। हमारे साथ साइकेट्रिस्ट रमज़ान अहमद साहब मौजूद हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर रहें, वो डिप्रेशन से, एंजाइटी से, ट्रॉमा से, इन सारी चीज़ों से जो है वो कोसों दूर हों। रमज़ान साहब बताइएगा कि एक बच्चा आपके पास आया, वो बच्चा का सिचुएशन ये है कि उससे माँ भी की तरफ से भी ऑन नहीं किया जा रहा, बाप भी उससे ऑन नहीं कर रहा। अब जो सूरत हाल है तो बच्चा इंतहाई ज़हनी तौर पर जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार है, उसके जहन में मनफी थॉट्स जो है वो इस वक्त चल रही हैं। इन सारी चीज़ों को कैसे जो है वो जी बिल्कुल, जैसे ही बच्चा कोई इस नामसाइद हालात के साथ हमारे साथ पास आता है, मोस्टली यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो किसी न किसी ट्रॉमाटाइज सिचुएशन से गुजर के आ रहे होते हैं। तो इसमें जब भी तो सबसे पहले तो हम उनकी कोई असेसमेंट, जो भी एक ज़रिया होता है कि इस वक्त इसको किस दर्जे का एंजाइटी या मतलब कोई डिप्रेशन या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बाद हम लोग सबसे पहले तो उसके साथ जो एक साइकोलॉजिकल वे में हम लोग जब उसको ट्रीट करते हैं, जब उस काउंसलिंग करना शुरू करते हैं तो उसके लिए पहले तो रैपो बिल्डिंग उसके साथ की जाती है। उसके बाद फिर उसको उसकी सिचुएशन के मुताबिक सपोर्टिव थेरेपी या कोई बिहेवियर थेरेपी या CBT, जो भी उसकी सिचुएशन के हिसाब से थेरेपी बनती है या काउंसलिंग के जो भी टैक्टिक्स हम लोग यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल करके उसको हम नॉर्मलाइज़ करते हैं। फिर चूँकि ये एक दिन का काम नहीं होता, तो कंटिन्यूस सेशंस हम उसके साथ रखते हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता इस सिचुएशन निकल जाए और फिर इसका दीगर साथी, उसको जब वो सारा माहौल यहाँ पे देखता है कि दीगर साथी भी, दीगर बच्चे भी यहाँ पे हैं और वो भी तकरीबन उसी तरह के हालात का शिकार होकर आए हैं, तो वो थोड़ा फिर अपने आप को यहाँ पे कंफर्टेबल, नॉर्मल और अहम रूटीन की सिचुएशन में आ जाता है। फिर उसको डिफरेंट एक्टिविटी, स्कूल हो गई या उसके एप्टीट्यूड के हवाले से, उसको अगर कोई काम करने के हवाले से एप्टीट्यूड है तो उनमें जब आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व होता है, तो चूँकि ये इंसानी एक नेचर है कि वो जैसे जैसे जिस हालात में होता है वो अपने आप को वहाँ उस तरह का ढाल लेता है।
तो बच्चा हालत में जो है वो बच्चा ढल जाता है और वो चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू कर जाता है जब उसको एक टाइम में ये रियलाइज़ होता है कि मेरे आसपास जो बच्चे हैं वो भी वैसे ही हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर एक बच्चा, उसको कितना टाइम वैसे नॉर्मली लगता है उस सारे ट्रामे से, उस सारे जो है वो सिनेरियो से बाहर निकल कर एक नॉर्मल लाइफ गुजारने में कितना टाइम लगता है? ये चूँकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, डेफिनेटली कुछ लोगों को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बड़ी जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअली उसके अंदर कितनी जो है वो चीज़ों को जो है ना वो बियर करने की या बर्दाश्त करने की कितनी सलाहियत है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो चीज़, चूँकि ये पूरा एक प्रोसेस होता है। अच्छा, ये भी ख़ास तौर पर आप चीज़ एक देखिएगा कि बाकायदा यहाँ पर टीम मौजूद होती है जो एक तो फील्ड में जाके ऐसे बच्चों को लेके आते हैं जो चाइल्ड लेबर में होते हैं, जो बच्चे जो है वो बेगर्स होते हैं, जो बच्चे जो है वो सिग्नल्स पर, रोड्स पर जो है वो हमें भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। इन सारे बच्चों को जब यहाँ पर लाया जाता है तो सबकी एक अलग अलग दास्तां होती है। किसी से जो है वो ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा होता है, किसी से जो है वो हालात, मजबूरी के हालात से वो बेचारा बच्चा काम करने पर मजबूर होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा रमज़ान साहब, मैं चूँकि ब्रेक पर भी मैंने जाना है, मैं आपसे कोई ऐसा एक इंसिडेंट जानना चाहूँगा कि एक शख्स वो जिस फील्ड में बैठा है वो, और वो इस तरह की चीज़ें हैं तो वो अपने सामने ट्रॉमे, इस तरह की चीज़ें होते देखता है। मेरे साथ कोई एक ऐसा केस, कोई ऐसा बच्चा का केस शेयर करें जो वाकई इमोशनल हो, जो आप समझते हैं कि वाकई जो है वो बड़ा तकलीफ़ का बायस हो। जी बिल्कुल। अभी पिछले दिनों ही एक हमारे पास हसन फैसल बच्चा था, जो उसके पेरेंट्स तो नहीं थे, लेकिन वो अपनी फूफो के पास या और उनका जो फूफा हैं उनके पास रहता था। तो वो उसको हैबिचुअल रन अवे, मतलब घर से भागने की उसकी आदत एक बन गई हुई थी। तो जब वो उसके, और आमतौर पे जब उसको पुलिस ने मतलब थोड़ा सा उसको पुलिस और उस चला गया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और हमारे उसको यहाँ पे लेके आए, वो हमारे कस्टडी में दिया। तो वो काफ़ी ट्रॉमाटाइज था घर के हालात की वजह से कि जी उसकी फूफो जो हैं वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती, या उसकी जो फूफा हैं जो उस ट्रस्ट नहीं करते। तो फिर जब वो कुछ अर्सा यहाँ पे रहा तो उसको यहाँ पे हालात, जब उसको हम काउंसलिंग की या उसके साथ हम लोग थेरेपीज़ डिफरेंट अप्लाई की, तो फिर वो घर जाने पर राज़ी हुआ। उसकी फैमिली काउंसलिंग की, सबको मिला के जब पैचअप करवाया तो फिर वो बच्चा अब घर में है और अब दोबारा से वो की जा रही होती है कि बच्चे जो एक तौर पर ख़ास तौर पर ये चीज़ भी देखिएगा कि एक बच्चों का जो जहन बन चुका होता है और वो ये देख रहे होते हैं कि भाई घर में तो ऐसा माहौल है कि बाज़ औक़ात ये भी एक मिस कॉन्सेप्ट या उनके माइंड में जो है वो एक मिसपरसेप्शन बैठ जाती है कि हमारे घर में जितने भी हैं, इंक्लूडिंग हमारे माँ बाप बहन भाई, इनमें से कोई भी हमारा दोस्त नहीं है, कोई भी हमारा अपना नहीं है, कोई भी हमारा जो है वो दर्द रखने वाला नहीं है। वो बच्चे हैं, उनमें भी ऐसी थॉट्स जो हैं वो आती हैं। फिर ये चीज़ भी इंश्योर की जा रही होती है कि बाकायदा उसकी काउंसलिंग करके उसको एक एक चीज़ समझा के बता के कि बेटा ये आपके माँ बाप हैं, ये आपके साथ मुखलिस हैं, आपके साथ लॉयल हैं। ये चीज़ें बना के बच्चे का पूरा जो है वो माइंड सेट उसका क्रिएट करके फैमिली के साथ उसका पैचअप करवाया जाता है ताकि बेहतर तरीके से रहे। बहरहाल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आज का ये खसूसी प्रोग्राम है हमारा। आगे भी बढ़ेंगे, आपके सामने हालात रखेंगे, सिचुएशन सारे आपके सामने बयान करेंगे, लेकिन अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह हमने स्टार्ट में आपको एक चीज़ दिखाई कि जब बच्चे को लाया जाता है, एक ऐसे बच्चे को जो बाहर सड़क पर जो है वो भीख मांग रहा होता है, एक ऐसे बच्चे को जो अपने घर की जिम्मेदारियों के बोझ में इतना दब चुका होता है कि वो मजबूर हो जाता है मजदूरी करने पर, जब ऐसे इदारे में उसको लाया जाता है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, यहाँ पर फिर उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा होता है, कैसे ये यकीनी बनाया जा रहा होता है कि उस बच्चे को जो है वो बेहतर तालीम दी जाए, बेहतर उसको जो है वो रहने का जो है वो माहौल दिया जाए, और ये सारी चीज़ें फिर जो है वो यहाँ पर पूरी की जा रही होती हैं। बहरहाल एक इस वक्त लैब में हम मौजूद हैं जहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको जो है वो यहाँ पर फिर बाकायदा जो है वो कंप्यूटर्स की क्लासेस भी दी जाती हैं, जिस तरह जो है वो नॉर्मल एक स्कूल का जो है वो स्केड्यूल चल रहा होता है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जान रहे हैं। अच्छा मैडम, ख़ास तौर पर ये चीज़ एक बताइएगा, जिस तरह आप भी वहाँ पर मौजूद थी, आपने भी वो सारी हालत देखी, जब बच्चे आते हैं इतने बड़े ट्रॉमा से जब गुजर कर आते हैं, इतना बड़ा ट्रॉमा एक झेल कर फेस करके आ रहे होते हैं, तो फिर कितना उनको टाइम लगता है बिल्कुल ही वो अपने नॉर्मल होने में, अपने इन जो दोस्त बनते हैं, जो बच्चे और होते हैं, इनके साथ घुलने में?
अच्छा, इस पे ना हमारी एक प्रॉपर सारी टीम काम कर रही होती है। जब एक बच्चा बाहर फील्ड से रेस्क्यू होके आया है और वो अभी जो आपने बच्चे देखे ये फिर भी रिलेटिवली काफ़ी नॉर्मल हालत में रेस्क्यू हुए हैं, यानी कि ये बच्चे हैं जो कि अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर इदारे ने इनको रेस्क्यू किया है तो रीज़न है कोई। बाज़ औक़ात बच्चों की इस हद तक बेगर माफिया के हाथों इस हद तक ब्रेन वॉशिंग होती है कि वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी करते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें लग रहा होता है कि बेगिंग हमारा राइट है और अगर हमें कोई इससे मना कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे अगेंस्ट हैं। तो इस तरह के बच्चों को ख़ास तौर पे, या फिर ऐसे बच्चे जो कहीं किसी टॉर्चर वायलेंस का शिकार होकर हम तक पहुँचे हों, उन्हें किसी पे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा होता, उन्हें नहीं लग रहा होता कि कोई भी हमारी भलाई के लिए काम कर सकता है। तो ऐसे बच्चों को उस खौफ से निकालना या ऐसे बच्चों को रिहेबिलिटेट करने के लिए काम करना जो है ना, वो हम उस पर हमारी टीम जो है ना वो बेसिकली लगी है। हाँ जी, किया जा रहा होता है और ये चीज़ें इंश्योर की जा रही होती हैं कि बच्चों को एक ऐसा माहौल मिले जहाँ पर वो अपनों से दूर हैं, अपने माँ बाप से दूर हैं, अपने घर वालों से दूर हैं, लेकिन उस चीज़ की उनको कमी महसूस ना हो, अपने माँ बाप को उनको प्यार भी मिल सके, वहाँ पर जो उनकी ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो सकती हैं। जिस तरह ये देखें बच्चे वो कंप्यूटर्स पर बैठे इस वक्त अपनी जो क्लासेस हैं, अपने वो जो असाइनमेंट्स हैं, अपने जो वो काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बच्चों से जो है वो मैं बात भी करूँ। एक बच्चा इस वक्त यहाँ पर अपनी काम जो है वो यहाँ पर कर रहा है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एजाज। एजाज। एजाज कितने टाइम से बेटा आप यहाँ पे हो? इस साल हो गए थे। साल हो गया। कैसे एजाज बेटा पहुँचे आप यहाँ पर? क्या आपके साथ हुआ? कैसे यहाँ तक आप आए? मैं पहले घर होता था, घर में मैं इतना पढ़ता नहीं था, इसलिए मैं फिर यहाँ आया। यहाँ अच्छी तालीम है और खूब अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ के उस्ताद भी बहुत अच्छे हैं। अच्छे मतलब अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। एहसास बेटा सिर्फ यही वजह थी कि ना पढ़ने की वजह से? यस। बाकी पेरेंट्स कैसे थे आपके साथ? अच्छे से। अच्छे थे। सिर्फ मतलब आप ये कहते थे कि मैं घर में पढ़ता नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आ गया? हाँ। अच्छा, ये खास तौर पर चीज़ मैडम इसको भी थोड़ा सा जो है वो क्लैरिफाई कीजिए। अच्छा, एजाज़ जो है ना ये हमारा बहुत अच्छा बच्चा है और पेरेंट्स की वजह से जो है ना ये बच्चा जो है वो यहाँ पे है और फिर इसको जो है वो एडमिशन कराया गया क्योंकि मतलब कोई भी रखने के लिए तैयार नहीं था, तो उस वजह से जो है वो अब बच्चा हमारे पास रहता है, बड़ा अच्छा पढ़ता है और बहुत अच्छा वेल मैनर्ड बच्चा है। यानी कि माँ बाप की तरफ से जो है वो घरेलू हालात की वजह से बच्चे यहाँ पर आते भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे टैलेंटेड बच्चे, ऐसे माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि प्यारे खूबसूरत बच्चे जो है वो उनकी हालत सिचुएशन मतलब ये है कि अगर घर के ऐसे हालात बन जाते हैं, ऐसा सिनेरियो बन जाता है तो उन बेचारों को जो है वो यहाँ पर फिर आना पड़ता है, यहाँ पर आकर जो है वो पनाह जो है वो लेनी पड़ती है। बहरहाल यहाँ पर और भी बच्चे बैठे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इनकी स्टोरीज़ भी, इनकी दास्तानें भी, इनकी कहानियाँ भी जो है वो इनकी ज़बानी जानी जाए, क्योंकि घर से दूर रहना ये आसान नहीं होता। घर से दूर रहना एक बड़ा मुश्किल फ़ील होता है, लेकिन ये बच्चे ये चीज़ झेल रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि ये बच्चे चेहरों से मुतमईन नज़र आ रहे हैं, चेहरों से खुश नज़र आ रहे हो। बच्चे को आप हज़ार किस्म की भी सहूलियात दे दें, हर चीज़ उनको प्रोवाइड कर दें, हर चीज़ उनकी दहलीज़ तक उनको जो है वो दे दें, लेकिन इस एज में जो है वो कहीं ना कहीं उस प्यार, उस मोहब्बत के ज़रूर तलबगार होते हैं जो इस एज के बच्चों को जो है वो दी जा रही होती है। अब चूँकि बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, मैं बिल्कुल ये उस बात को जो है वो ओपनली नहीं कहना चाह रहा। बहरहाल कुछ और भी बच्चे इस वक्त बैठे हैं, चूँकि मौसम ज़रा सा बारिश वाला था, लाइट जाने की वजह से जो है वो लैपटॉप वगैरह तो कंप्यूटर्स तो इनके बंद हो गए हैं। मेरा बच्चा एक और भी बैठे से भी बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? अली हमज़ा। अली हमज़ा, कितने टाइम से यहाँ? 2-3 साल। 2-3 साल से। अली बताओ बेटा, क्या वजह हुई, क्यों आपको जो है वो यहाँ पे आना पड़ा? मेरे वालिदैन मुझे पढ़ा नहीं सकते तो उन्होंने इधर भेज दिया। उन्होंने इधर आपको भेज दिया कि आप इधर जाओ, इधर रहो भी सही, पढ़ो भी सही। हाँ जी। अच्छा पढ़ रही हो आप? सही पढ़ रहे हैं। वो जो है वो मिलने आते हैं आपसे? हाँ जी। कितनी और बहन भाई? मेरी 6 बहनें हैं, उनकी शादी हो गई है। उनकी शादी हो गई? हाँ जी। तो वो याद आती हैं? हाँ जी। मिलने आती हैं कभी कि जाएं अपने भाई को? हाँ जी। आती हैं मिलने? अच्छा, पापा जो हैं वो कब आते हैं? वो नहीं आती, अम्मी आती है, वो लेके जाती है, तो फिर मैं उधर घर में ही अब्बू को मिल लेता। वो यहाँ पे आपको नहीं आते? नहीं। वो क्यों नहीं आते? उनको काम पे छुट्टी नहीं मिलती। काम से छुट्टी नहीं मिलती, फिर मम्मा आई आपको यहाँ से लेके गई, मिलाया आपको फिर यहाँ? हाँ जी। जब जाते तो कितने दिन रहते?
दो, एक हफ्ता 2 हफ्ता। हाँ जी। ख़ासतौर पर ये भी एक चीज़ देखिएगा कि बाज़ औक़ात आज के टाइम में हमारे लिए पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पर जो है वो फ़ाइनेंशियली तौर पर चीज़ें मैनेज करना एक चैलेंज होता है। यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं उनसे इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अपनों से दूर, अपने माँ बाप से दूर, बहन भाइयों से दूर रहना बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर ऐसी एज में जब बच्चे जो है वो अटेंशन चाह रहे होते हैं अपने पेरेंट्स की, जब अपनी फैमिली के प्यार और मोहब्बत चाह रहे होते हैं। इन हालात में फिर बच्चों के लिए रहना इन जगहों पर जो है वो मुश्किल होता है, चाहे लाख सहूलियात ही क्यों ना हो, चाहे किसी किस्म की भी इनको यहाँ पर मसला ना हो, लेकिन इनके लिए ये चीज़ चैलेंजिंग ज़रूर होती है। और भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे, इनसे भी बात कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? अली रज़ा। अली रज़ा, कैसे आई यहाँ पर इधर आने की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, वजह क्या बनी? ना अम्मी रख रही थी ना अबू रख रहा था, फिर हम इधर आ गए। मतलब आपकी मम्मा भी ओन नहीं कर रही थी आपको, आपके बाबा भी आपको ओन नहीं कर रहे थे, उसकी वजह क्या थी बेटा? क्यों, कोई उनकी लड़ाई हुई, क्या हुआ? लड़ाई हुई थी, तलाक हो गई। डाइवोर्स। ख़ास तौर पर एक चीज़ आप ज़रा देखिएगा कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसे जो हालात सूरत हाल होती है, इसमें बच्चों के लिए कदरे जो है वो सरवाइव करना मुश्किल होता है। बाकी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे हालात हैं, और एक ऐसा मैसेज है जो मैं ये चाहता हूँ कि उन पेरेंट्स तक पहुँचे जो आज बच्चों को इस स्टेज और इस नहज तक पहुँचा रही हैं। खुदारा ऐसे पेरेंट्स को देखना चाहिए, ऐसे पेरेंट्स को एक डायरेक्टली अगर मैं एक अल्फाज में कहूँ तो ऐसे पेरेंट्स को जो है वो शर्म आनी चाहिए। अब ये चीज़ें उन बच्चों के सामने खड़े होकर करते हुए भी बंदे को एक ये चीज़ महसूस हो रही थी कि ना जाने उनमें कोई इस तरह की थॉट्स ना आए। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि इस एज में जहाँ पर बच्चा 3 साल का है, बच्चा 4 साल का है, और घरेलू लड़ाई, घरेलू नाचाकी की वजह से बच्चे को माँ भी ओन करने को तैयार नहीं है, बच्चे को बाप भी ओन करने को तैयार नहीं है, और वो अपनी फैमिली से दूर, अपने पेरेंट्स से दूर जो है वो रहने पर यहाँ पर मजबूर हैं। ये चीज़ ख़ास तौर पर पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत है, इस चीज़ पर जो है वो अमल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर उनको किसी चीज़ की कमी मैंने नहीं देखी, यहाँ पर उनको बाकायदा जो है वो क्लासेस दी जा रही हैं। इससे आगे जब हम चलेंगे तो आपको हम ये भी दिखाएंगे कि जिस तरह उनको खाना दिया जा रहा होता है, जिनको यहाँ पर उनको जो है अच्छे माहौल में रखा जा रहा होता है। लेकिन ये चीज़ें ख़ास तौर पर उन बच्चों को आप देखें, और उनकी अब सोच के मुताबिक अगर आप सोचें तो उनके लिए ये कितनी बड़ी एक तकलीफ़ है। एक बच्चा जिसकी उम्र 10 साल है और उसको माँ भी कह रही है कि नहीं मैं तुम्हें ओन नहीं करती, अपने पास रखने को तैयार नहीं हूँ, बाप भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने पास रखने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, एक ख़ास तौर पर एक और चीज़ हमने देखी, और वो ये थी कि बच्चा कह रहा है कि माँ बाप ने हमें जो है वो, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी है, हमारी फैमिली भी ठीक है, बस उन्होंने वैसे जो है वो हालात से तंग होकर, या जो माली उनके मामलात थे या माली वसाइल थे वो इतने महदूद थे कि वो मेरी एजुकेशन को, मुझे मेरे अखराजात को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने मुझे यहाँ पर लाकर छोड़ दिया है। अब ये चीज़ भी मैडम से मैं जानने की कोशिश करूँगा। मैडम, एक बच्चा हमें अंदर मिला, उस बच्चे ने ये बात हमें कही कि मेरे माँ बाप ने बाहमी रजामंदी से मुझे यहाँ पर लाकर जो है वो छोड़ा है। ये इस तरह के केस भी एक्सेप्टेबल होते हैं, और इसके पीछे क्या? अच्छा, इसमें ये होता है कि जो फैमिली की सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है ना वो बड़ा मैटर कर रहा होता है, और यहाँ पे जो बच्चा है उसको छोड़ना, बच्चे के मुताबिक तो ऐसे ही होता है ना कि अभी हमें मतलब ये कि उसकी ज़रा, हाँ मतलब हमें यहाँ छोड़ने आए हैं, या हम यहाँ मतलब ये कि उसकी प्रॉपर एक पेरेंट्स भी इस पे काम कर रहे होते हैं ताकि वो ज़रा ट्रॉमाटाइज ना हो। लेकिन बैकग्राउंड रीज़न वही है, पॉवर्टी है, उनके अपने घरेलू हालात हैं, घरेलू मसाइल हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं। वो जो दूसरा बच्चा जिससे आपने बात की थी, जो कह रहा था कि अपनी अम्मी अब्बू की आपस में डिवोर्स हो गई, उसकी भी जो है ना वो इसी किस्म की रीज़न है कि मदर जो है वो पहले ये जो पेरेंट्स दोनों हैं वो क्रिश्चियन थे, मदर कन्वर्ट हो गई, वो मुस्लिम हो गई। अब जो मदर हैं उसने आगे कहीं और शादी कर ली, और मदर वाली साइड की जो फैमिली है जो कि वो इन बच्चों को ऑन नहीं कर रही कि ये हमारे बच्चे नहीं हैं, और जो फादर वाली साइड की फैमिली वो कहते हैं जी इसकी मदर क्योंकि वो कन्वर्ट हो गई थी या वो ऐसी थी, तो ये बच्चे जो है ना ये भी कल को मतलब ये कि हमारे नहीं बनेंगे, और इस तरह के मसाइल की वजह से बच्चे जो हैं यहाँ पे हमें उनके इख्तलाफ से या उनकी जो मसाइल हैं इस वजह से बच्चों को ओन नहीं कर पा रहे। ये ख़ास तौर पर आप चीज़ देखिएगा कि भाई आपका एक मसला है, आप उसका असर बच्चे पर क्यों डाल रहे हैं, आप उसकी सज़ा उस बच्चे को क्यों दे रही हैं जिसकी उम्र 8 साल है, जिसकी उम्र 10 साल है। आप खुदारा को इस चीज़ को देखें कि आपके बेशक इख्तलाफात हों, लेकिन उस बच्चे को कम अज़ कम इस चीज़ की कमी महसूस ना होने दें कि मुझे जो है वो मेरी माँ ओन नहीं कर रही, मुझे मेरा बाप ओन नहीं कर रहा, मुझे मेरे साथ रखने को तैयार नहीं है।
एक बच्चे के जहन के मुताबिक, क्योंकि बच्चों का जहन उस तरह पुख्ता नहीं होता जिस तरह एक मैच्योर शख्स सोचता है। तो ये बात एक लम्हे के लिए आप सोचें कि जब वो इस तरह इन जगहों पे आते हैं, नो डाउट कि यहाँ पर तमाम सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन जब वो इन जगहों पे आते हैं तो उनका थॉट क्या होती होगी कि मुझे मेरा बाप अपने साथ रखने को तैयार नहीं है, मुझे मेरी माँ अपने साथ रखने को तैयार नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर लाकर जो है वो छोड़ा जाता है। तो कितनी बड़ी एहसास से कमतरी जो है वो पैदा होती है, और ऐसे केसेस में तो बच्चे जो है वो जहनी अमराज में भी मुब्तला हो जाते हैं। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे और आगे जो बच्चे हैं उनकी दास्तानें कहानियाँ भी आपके सामने बयान करेंगे, और ख़ास तौर पर दिखाएँगे आपको कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, क्योंकि हम जहाँ पर देख रहे होते हैं कि भाई अगर हुकूमत की तरफ से कोई गलत इनिशिएटिव उठाया जा रहा है या कोई एक नेगेटिव काम किया जा रहा है, मनफी काम किया जा रहा है, तो उस पर तनकीद करना तो हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं, लेकिन वहीं पर ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि कहीं अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट किया जाए। आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी आपको सिचुएशन रखेंगे, आपके सामने रखेंगे। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख़ास तौर पर यह चीज़ देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि जिन बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में लाया जा रहा होता है उसको कितने बेहतर तरीके से जो है वो रखा जा रहा होता है, कितने बेहतर तरीके से उसे सहूलियात जो है वो दी जा रही होती हैं। क्योंकि एक ट्रॉमा झेल कर आना, एक ऐसे स्नैरियो में आना कि जो उसके लिए तकलीफ़ का बायस हो, ये सारी चीज़ें फिर जो है वो परेशानी का उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बायस होती हैं। और फिर जो इन्वायरमेंट होता है, अगर वो इन्वायरमेंट अच्छा और बेहतर उससे मुयसर हो रहा है तो वो बच्चा बहुत जल्दी इस माहौल में राच बस जाता है और उसके मामला ठीक हो जाते हैं। बहरहाल मैं कोशिश ये करूँगा कि आगे जो बढ़कर जो है, जहाँ पर खाना बच्चों को दिया जा रहा होता है, जहाँ पर बच्चों को रिहाइश दी जा रही होती है, जहाँ पर बच्चे बैठे होते हैं, खेल रहे होते हैं, इन सारी चीज़ों पर बात की जाए। हमारे साथ इस वक्त मैडम अनम अनवार मौजूद हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करेंगे। मैडम, फ़र्स्ट स्टेप क्या होता है यहाँ पर जब बच्चा आता है, जब उसने अपने स्कूल की क्लासेस ख़त्म कर ली, उसके बाद अगला क्या प्रोसेस? जब कोई भी बच्चा हमारे पास आता है तो हमारे पास हम ये हाइजीन किट इशू करते हैं, जिसमें बच्चे की एक ड्रेस है, एक यूनिफॉर्म है, एक उसकी हाइजीन किट है और टॉवल है। तो जैसे बच्चा रेस्क्यू करके लाया जाएगा तो उसे ये पूरी किट इशू होगी। और इसके बाद ये है कि फिर हम स्केड्यूल्ड है, उसकी कस्टडी ली जाती है, और फिर उसके बाद हमारी जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, मेडिकल इनिशियल असेसमेंट है, उसके बाद बच्चा रूटीन में आ जाता है। हमारा एक स्केड्यूल है, सुबह बच्चा कितने बजे उठेगा, नमाज़ पढ़ेगा, फिर डाइनिंग नाश्ते की टेबल पे आता है, फिर यूनिफॉर्म पहनेगा जैसे घर में होता है, फिर हम प्रॉपर एक स्केड्यूल फॉलो करवाएं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद अगला क्या है, कहाँ पर उनको जो है वो खाना वगैरह दिया जा रहा है? मैं चाह रहा हूँ कि आप साथ में चलती भी आएँ और ये चीज़ जो है वो दिखाती भी हैं। जी, हमारा डाइनिंग है, दिन में 3 बार दस्तरखान लगती है, जिसमें जो है बच्चा सुबह नाश्ता करता है, फिर उसे 11 बजे स्नैक मिलता है, और उसके बाद दोपहर का हमारा एक फ़िक्स टाइम है कि बच्चे आके कपड़े चेंज करते हैं तो हमारा खाना लग जाता है। खाना हमारा जो है वो डॉक्टर्स न्यूट्रिशनिस्ट से अप्रूव है, और उसमें हम बच्चे की हेल्थ का, उसकी फ्रूट्स उसमें हो, प्रॉपर डाइट हो, मिल्क हो, मीट हो, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मेन्यू डिज़ाइन किया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर उसको चेक किया जा रहा होता है कि वो हेल्थ वाइज ठीक है? जी बिल्कुल, रोज़ाना की हमारी कमेटीज़ बनी हुई हैं, जैसे Q&Q कमेटी है। उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि वो जो सब्ज़ी लाई गई है, जो गोश्त लाया गया है, पहले उसकी क्वालिटी चेक होगी, फिर वो किचन में रिसीव होगा, और अगर वहाँ कोई क्वालिटी इशू है तो वो फ़ौरन कमेटी उसे रिजेक्ट करती है, और फिर जो सप्लायर है वो बाउंड होता है कि वो हमें दोबारा से अच्छी क्वालिटी का खाना प्रोवाइड कर सके। खास तौर पर बड़ी अहम चीज़ होती है कि बच्चे की हेल्थ को इंश्योर किया जा रहा होता है। जो वो खाना खा रहा होता है उसकी क्वालिटी जो है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए, वो उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ खास तौर पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए इस वक्त खाना जो है वो लग चुका है, जहाँ पर अराउंड अबाउट, क्योंकि पहले हमने बात की है, वहाँ पर जो है वो तकरीबन 125 से 30 के करीब यहाँ पर जो है वो बच्चे मौजूद हैं। यहाँ पर भी उनके लिए जो है वो खाना लगाया गया है, और इसके साथ यहाँ पर भी बाकायदा उनके लिए जो है वो टेबल्स का एहतमाम किया गया है, जहाँ पर उनके लिए खाना भी मौजूद है, उनके लिए फ्रूट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ख़ास तौर पर यह चीज़ देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि एक बच्चा पूरा एक ट्रॉमा से निकल कर आ रहा होता है, और उसको फिर ट्रीट करना, उस इन्वायरमेंट में उसको रखना कि वो रच बस जाए, ये बड़ा ज़रूरी होता है। मैं कोशिश ख़ास तौर पर ये करूँगा कि उन बच्चों से भी थोड़ी सी बातचीत की जाए,
क्योंकि बच्चे बेचारे जो है एक पूरी जिस तरह सूरत हाल से गुजर कर आए हुए होते हैं, उनके लिए तकलीफ़ का बायस होती है। मुख्तलिफ़ हालात की वजह से जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आते हैं और फिर यहाँ पर एक पूरे प्रोसेस के तहत उनको लेकर चला जा रहा होता है कि उनको कहीं ना कहीं बच्चा जब ऐसे हालात से गुजर के आता है तो उसको एंजाइटी डिप्रेशन भी ना हो, उसके लिए चीज़ें जो है वो परेशानी का बायस भी ना बने। अच्छा मैडम, इसके अलावा एक पूरे स्केजुअल के तहत उन बच्चों को जो है वो खाना दिया जा रहा होता है, एक पूरा जो है वो स्केजुअल होता है कि इस दिन को जो है वो ये चीज़ इनको प्रोवाइड की जानी है, फिर अगले दिन को। जी बिल्कुल ऐसी है। ऑल ओवर द पंजाब हमारा अप्रूव होता है मेन्यू, और वो हमने 30 दिन पूरा महीना उसको फॉलो करना होता है। जैसे घर में होता है कि सीज़न के हिसाब से सब्ज़ी बन रही है, सीज़न के हिसाब से फ्रूट आ रहा है, तो यहाँ भी ऐसा ही है। और हम उस मेन्यू से आगे पीछे नहीं हो सकते, हमने फिक्स्ड रहना होता है। जितनी आइटम्स उस मेन्यू मेंशन है, हम बाउंड है वो बच्चे को प्रोवाइड करने की। प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, वैसे एक जनरल बात है कि बच्चों में कहीं ना कहीं फ़ास्ट फूड का भी क्रेज़ होता है, तो वो अगर कहीं ना कहीं आपसे उस कैजुअल से हट के कोई चीज़ डिमांड कर रहे होते हैं कि आज हमारा जो है वो ये चीज़ खाने को जो है वो दिल कर रहा है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? जी, उसके लिए बिल्कुल हमारा एक पूरा लाइजोन है। हम हेड ऑफिस से अप्रूवल ले लेते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू बच्चों की नीड, जैसे ईद वगैरह पे हम केक बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई इवेंट है तो उस पे भी हमें हेड ऑफिस से अप्रूवल लेके, तो हम जिस तरह घर रोज़ाना तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो भी स्केड्यूल्ड है कि वंस अ मंथ या महीने के हिसाब से या मौसम के हिसाब से, लेकिन उसके लिए हमें हेड ऑफिस से अप्रूवल लेनी पड़ती है। कोई बच्चा डिज़ायर है या अगर कोई बच्चा डिमांड कर रहा है तो फिर अप्रूवल लेने के बाद उसको वो चीज़ जी प्रोवाइड की जा सकती है। ये आप चीज़ देखें कि जहाँ पर हम ये चाह रहे होते हैं कि भाई बच्चे अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो उनकी हेल्थ को इंश्योर किया जाए, उनकी हेल्थ, उनकी बेहतर सेहत को जो है वो यकीनी बनाया जाए, उनकी बेहतर फूड को जो है, खुराक को जो है वो यकीनी बनाया जाए, उनकी एजुकेशन को जो है वो ये यकीनी बनाया जाए। क्योंकि मैं अक्सर जब भी इन ऐसी जगहों पे जाते हैं तो एक तरफ से दुख तकलीफ़ इंसान को होती है, और उसके पीछे सिर्फ वजह ये होती है कि इस एज में जहाँ पर बच्चों ने जो है वो अपने माँ बाप के साथ अपने वो बचपन के दिन गुजारने होते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ वो दिन गुजारने होते हैं, वहाँ पर ये बच्चे उनसे दूर ऐसे इदारे में जो है वो आकर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये है कि बेहतर इनको फैसिलिटेट जो है वो किया जा रहा होता है। इसके साथ ही खुदारा उन पेरेंट्स को भी ये बात समझने की ज़रूरत है जो आपसी क्लैशेस की वजह से जो है इन बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर देते हैं, इन बच्चों का फ्यूचर जो है वो ख़राब कर देते हैं। यहाँ पर जो है वो बच्चे बैठे भी हैं, अंदर जो है वो गेम्स वगैरह भी उनकी चल रही हैं, अंदर जो है वो खेल कूद भी रहे हैं, और यहाँ पर बाकायदा जो है वो मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ गेम्स जो है वो यहाँ पर जो है वो बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ देखना समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है कि ऐसा बच्चों को एक इन्वायरमेंट दिया जाए, ऐसा एक माहौल बच्चों के लिए हो जिसमें वो बेहतर तरीके से रह सकें, बेहतर तरीके से जो है वो बच्चे एक किस्म की जो है वो अपनी जो मामलात ज़िंदगी है उनको जो है वो लेकर चल सकें। हम ख़ास तौर पर पेरेंट्स के लिए ये एक मैसेज है कि खुदारा आपके जो क्लैशेस होते हैं उनका सज़ा इन बच्चों को ना दें। एक बच्चा जिसको इस उम्र में अपने माँ बाप का प्यार चाहिए, एक बच्चा जिसको इस उम्र में अपने माँ बाप की अटेंशन चाहिए, बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, वो इस तरह के सूरत हाल में आकर जो है वो रह रहा होता है। ये चीज़ें फिर जो है वो तकलीफ़ का बायस है। मैं कोशिश करूँगा कि इनमें से जो है वो बच्चों से भी बात करें, इनसे भी बात करके जो है वो थोड़ी बहुत इनसे जो है वो जाना जाए कि यहाँ पर कैसे ये पहुँचे, किस तरह अब ये जो है वो सारी चीज़ें लेकर जो है वो चल रही हैं। यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं जो यहाँ पर इंडोर गेम जो इनकी हैं वो खेल रहे हैं, और ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है हमारे लिए समझना जानना बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे इदारे जो इनकी फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं, जो इस तरह के इदारे जो आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए, अपने रियासत में रहने वाले शहरियों की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं, इनको अप्रिशिएट करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। फिर आप बच्चों से चिट चैट करेंगे, बच्चों से थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, और बच्चों की ये जो कहानियाँ हैं, जो इनकी स्टोरीज़ हैं, ये इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। एक छोटा बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा हमारे साथ इस वक्त बैठा है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? अयान। अयान कितने दोस्त बना लिए अभी? 4 दोस्त बना लिए। कौन कौन से हैं मुझे बताओ? सारे ही हैं। यहाँ पर तो यार 4 से ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा, सबसे मतलब एक बेस्ट फ्रेंड कौन है, सबसे अच्छा दोस्त? ये सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा अयान बेटा कौन सी क्लास में? प्रेप। इसका दोस्त हमारे क्या है? वैस गोगा। अवैस गोगा। अच्छा, अवैस इधर मेरे साथ इधर आ जाओ। अच्छा ये मुझे बताओ अयान कि यहाँ पर कैसे पहुँचे बेटा? अम्मी ने भेजा। अम्मी ने भेजा। और बाप आपकी क्या करते हैं? नशा। नशा करते थे।
इस वजह से फिर अब आपको अम्मी ने यहाँ पे भेजा है। बेटा याद आती है वैसे अम्मी अब्बू की घर आती है। याद आती है? कौन सी बात सबसे ज़्यादा मिस करती है? ऐसी बात कोई ऐसी चीज़ जो अब सबसे ज़्यादा मिस करते हो? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ये चीज़ ज़रा आप देखें, ऑब्ज़र्व करें कि बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, वो उनके चेहरे पे हंसी भी है, उनके चेहरे पे खुशी भी है, उनके चेहरे जो है वो ये भी नहीं है कि वो परेशान यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिलों में उस मोहब्बत की कमी ज़रूर पाई जाती है जो वो चाहते हैं कि वो मोहब्बत उनको उनके पेरेंट्स से मिले, उनको उनके भाइयों से, उनकी बहनों से मिले। ये आपका दोस्त है बेटा? नाम क्या है? अवैस होगा। अवैस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अवैस, आपका ये जो दोस्त है इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? ये इसका अच्छी बात ये ना जो घर जाता है यहाँ पर आता है रोने लग जाता है। रोता नहीं, जब यहाँ पर मिलना होता है रोता है, घर की याद आती, फिर किसी मम्मा आ जाती, फिर फ़ोन होता है, फिर इसके घर वालों को कहता है मुझे लेने आ जाओ। अयान यहाँ पे जब आता है तो फिर घर वालों के लिए रोता भी है। अच्छा अयान, मिस करते हो, रोते हो घर वालों के लिए जब वो यहाँ पे आ जाते हो तो? यस। फिर उसके क्या है कि फिर मम्मा आती हैं लेने आपको? हैं? मम्मा आती हैं फिर लेने आपको? अम्मी। अम्मी लेने आती हैं। बेटा आपकी वैसे कितने दोस्त बने हैं यहाँ पर अब तक? मेरे 4। 4 दोस्त बने हैं। आपका भी सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? मेरा अच्छा दोस्त था, एक था वो अलीबास, अच्छा। और एक नहीं, ये अयान आपका अच्छा दोस्त नहीं है? ये भी है ना, दूसरा बाकी वो अच्छा, चले। बाकी और भी हैं। चलें, ये चीज़ आप ज़रा देखिएगा, मकसद बात करने का सिर्फ ये है कि इन बच्चों के लिए खुदारा, इन बच्चों के मुस्तकबिल जो हैं, इन बच्चों के जो फ्यूचर हैं, इन बच्चों के जो प्यार मोहब्बत है, इन बच्चों के दिलों में जो एक एहसास से महरूमी है उसको ख़त्म किया जाए। अगर पेरेंट्स आपसी क्लैशेस को ख़त्म कर देते हैं, अगर पेरेंट्स जो है वो ऐसे इदारों में जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं इन क्लैशेस की वजह से, छोटे मोटे मसाइल की वजह से इन चीज़ों को अगर ख़त्म करते हैं तो इन बच्चों को अपने माँ बाप का प्यार मिल सकता है, इन बच्चों को अपने बहन भाइयों का जो है वो प्यार मिल सकता है और ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मैडम, मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा, बतौर इंचार्ज क्या समझती हैं कि एक माँ बाप जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, आज के टाइम में अगर इस तरह के वो इनिशिएटिव उठा रहे हैं कि अगर आपसी लड़ाई है तो उसका खुमियाजा एक बच्चे को भुगतना पड़ रहा है, उसकी सज़ा एक बच्चा भुगत रहा है, तो इस हालात में क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को क्या मशवरा देना चाहिए? जी, आपका जो बच्चा है वो आपकी पहली तरजीह होना चाहिए। आपस के इख्तलाफात, आपस की लड़ाइयाँ, डिवोर्स, दूसरी शादी, वालिद भी अगर दूसरी शादी आगे कहीं कर रहा है तो उसे पहले पता होना चाहिए कि मेरी पहले औलाद है और मैंने उसको ओन करना है और अपने साथ रखना है। अगर वालिदा कहीं और शादी कर रही तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि मेरी औलाद है और जिनसे वो शादी कर रही हैं उनके साथ भी इस चीज़ का डिस्कशन होनी चाहिए और इस चीज़ को ओन करना चाहिए कि इनके बच्चे जो हैं वो उसी तरह से होंगे जिस तरह से हमारी औलाद होगी। तो आपने अपने बच्चों की स्पेस अपने दूसरे शौहर या अपनी दूसरी बीवी के साथ खुद बनानी है। एक तो ये चीज़। दूसरा, जो गुर्बत है ये सबसे बड़ी जो है ना मसाइल की जड़ है और गुर्बत के साथ साथ अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हैं, अगर आपकी रिलेशनशिप काउंसलिंग नहीं है, अगर आपकी सोसाइटी में लोगों के अंदर बर्दाश्त नहीं है तो उसके बाद भी ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। तो इन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी वालिदैन से, इनके दादा दादी या इनके रिश्तेदार, सिर्फ इनके नहीं, हमारे जनरली जितने भी हमारे घरों में बच्चे हैं, बच्चों की तरफ मोहब्बत का रवैया रखना चाहिए और बच्चा जो है वो आपकी वजह से ही इस बात पे यकीन रखेगा कि ये जो दुनिया है ये खूबसूरत जगह है और यहाँ पर जो है वो काइंडनेस जो है ना वो मैटर करती है। काइंडनेस मैटर करती है। दुनिया वाकई खूबसूरत है। अगर अच्छे माँ बाप हों, अच्छे बहन भाई हों, अच्छे दोस्त हों तो ये दुनिया ही जो है वो एक जन्नत इंसान के लिए साबित होती है। लेकिन ये जो बच्चे, मुझे बड़ा इस बात की दुख भी होती है, तकलीफ़ भी इस बात का होता है कि 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे हैं, वो बेचारे इस आस में बैठे हैं कि उनके पेरेंट्स आएँ, उनको प्यार मोहब्बत दें, उनके सरों पर दस्त शफ़क़त रखें, उनको अपनाएं। लेकिन वो बदबख्त वालिदैन जो है वो आज इस नहज पर बच्चों को लाकर खड़ा कर चुके हैं। बहरहाल समझने सोचने की ज़रूरत है। एक रिक्वेस्ट ही है उनके सामने, अगर वो
इंडिविजुअली तौर पर अपने मैटर्स को ठीक करें तो हालात चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। उम्मीद यही की जाती है कि इन बच्चों में से बहुत सारे अगर ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये चीज़ देख रहे हैं तो खुदारा आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करके बच्चों के मुस्तकबिल को जो है वो महफूज बनाएं। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है हमारी पूरी टीम को जो है अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।